हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये स्पेशली राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए 500 प्रश्नों की सीरीज़ चलाई गई है। इससे संबंधित पहले भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि चैनल में आपको राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा। वहीं पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिए। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड इन्फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट थी, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सोशियोलॉजी की क्लासेस हैं उनको लेकर, जैसा कि आपको पहले भी क्लासेस में बताया जाता रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए मेंबरशिप की क्लासेस शुरू की गई थी। एंड ये क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं 1 मई से स्टार्ट हो गई हैं। इन क्लासेस में आपको 1000 प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं। एंड साथ ही में उन टॉपिक से रिलेटेड, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं, उनको भी उन क्लासेस में बताया जाएगा। एंड इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए एक आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी दे दी जाएगी। साथ में ही ये ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 मई से। वैलिडिटी रहने वाली है मेंबरशिप की क्लासेस की 1 मंथ की। ठीक है, वैलिडिटी कितनी रहने वाली है? 1 महीने रहने वाली है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 मई से। एंड इसके लिए आपको जो फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी वो 599 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 599, 599 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। तो आप में से जितने भी लोग एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वे सभी जल्द से जल्द मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। अब ज्वाइन कैसे करना है? जब आप चैनल पर विजिट करते हैं गो टू सक्सेस में, तो जहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन लिखा होता है उसके जस्ट बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। एंड इस इंफॉर्मेशन को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए क्लासेस को लेकर। ओके, यहाँ तक हो गया था। प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव। यह किसका तर्क है? इस तरीके से सामाजिक अंतरक्रिया को इनमें से किसने परिभाषित किया है? सामाजिक अंतरक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा पार्क एंड बर्गस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, पार्क एंड बर्गस है। एंड पार्क एंड बर्गस की इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात की जाए तो आ इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ सोसाइटी है। पुस्तक का नाम क्या है? आ इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी है। आ इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। और इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो 3 स्तरों पर चलती है। ठीक है, 3 अवस्था या 3 स्तरों पर सामाजिक अंतरक्रिया चलती है। एक तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में सामाजिक अंतरक्रिया, दूसरा व्यक्ति और समूहों के बीच में अंतरक्रिया, और तीसरा समूह और समूहों के बीच में अंतरक्रिया। ये किसका कहना है? सामाजिक अंतरक्रिया 3 स्तरों पर चलती है या 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है, 3 अवस्था या स्तर पर चलती है, पार्क एंड बर्गस का कहना है। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक अंतरक्रिया के 2 आधारभूत तत्व भी होते हैं। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया के 2 आधारभूत तत्व होते हैं और इनके अभाव में, इनकी अनुपस्थिति में सामाजिक अंतरक्रिया होना संभव नहीं है। इन 2 आधारभूत तत्वों पर, ये 2 आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? एक तो है सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सामाजिक संपर्क है, और दूसरा संचार है, कम्युनिकेशन है। दूसरा क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा
गिलिन एंड गिलिन ने कहा था कि जो सामाजिक संपर्क है, सोशल कांटेक्ट है, इसे सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था बताया था। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सामाजिक अंतरक्रिया की जो पहली अवस्था बताया था सामाजिक संपर्क को, वो गिलिन एंड गिलिन ने बताया था। और सामाजिक अंतरक्रिया के दो प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क। ये किसने बताए? गिलिन एंड गिलिन ने। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था बताया। साथ ही इन्होंने यानी कि गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक संपर्क के दो प्रकार, प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क बताए। इसके अलावा इन्होंने संपर्क के ये तो प्रकार हो गए, और इन्होंने बताया कि ये जो संपर्क होते हैं, ठीक है, ये जो संपर्क है वो सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक में इन्होंने कहा जो सहयोगी अंतरक्रियाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसे संपर्क जो कि सहयोगी जो अंतरक्रियाएं होती हैं, सामाजिक अंतरक्रियाएं, उन्हें जन्म देती हैं। अब सहयोगी सामाजिक अंतरक्रिया में क्या क्या आ जाएंगे? आपको बताया गया सोशल प्रोसेस में जब पढ़ाया गया था, समझौता, सहयोग, सात्मीकरण, ये सभी सहयोगी सामाजिक अंतरक्रिया में आ जाएंगे। और जो नकारात्मक संपर्क होता है वो असहयोगी सामाजिक अंतरक्रिया को जन्म देता है। इसमें असहयोगी सामाजिक अंतरक्रिया आ जाएंगी, जैसे कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा। उनसे आपको वही फैक्ट्स बताए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, साथ ही उनसे मिली जुली अन्य जो अवधारणाएं होती हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और प्रश्न को गलत उसका आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होया करिए, ध्यान से सुना करिए, एंड जितनी भी आपको बातें बताई जाती हैं उनके नोट्स बना लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किसका विश्वास है कि नाभिकीय परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है? ऑप्शंस है गुडे, पार्सन्स, विल्सन, मार्क्स। यहाँ पर यह किसका तर्क है? राइट आंसर यहाँ पर गुडे हो जाएगा। ठीक है, गुडे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब गुडे ने जो इनकी एक पुस्तक है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली, वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली, ये गुडे की बुक है। एंड फैमिली से रिलेटेड क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं, काफ़ी डिटेलिंग में हुई हैं। परिवार का अर्थ क्या है, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं, परिवार का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, परिवार पर जो अन्य समाजशास्त्रियों का अध्ययन रहा है, संयुक्त परिवार पर कौन सा अध्ययन किसने किया है, साथ ही फील्डवर्क जब उन्होंने किया तो उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी बताई गई। साथ में परिवार के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से, परिवार से संबंधित समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, और साथ में इन सब के अलावा साथ में एमसीक्यूज को भी सॉल्व कराया गया है। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा गुडे की बात की जाए तो इन्होंने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा भी दी थी। और इसके अलावा अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पार्सन्स ने विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी थी? वो पार्सन्स की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब, ऑप्शंस देख लेते हैं, व्यक्ति अपनी उपयुक्त भूमिका के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका निर्वाह नहीं करते, व्यक्तियों को भूमिका संपादन पर पुरस्कृत नहीं किया जाता, या फिर प्रत्येक की भूमिका सुस्पष्ट नहीं होती। रोल कॉन्फ्लिक्ट हमें कब देखने को मिलेगा? अब रोल कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में भी बताया जा चुका है। जब स्टेटस एंड रोल की जब क्लासेस ली गई थी तब वहाँ पर सारी परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं और भूमिका से संबंधित अवधारणाएं आपको कंप्लीट कराई गई थी। एमसीक्यू सॉल्व भी कराए गए थे, उसमें बताया गया था, सब काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था कॉन्सेप्ट किसका है क्या। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। अब प्रश्न सीधे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए नहीं आते कि ये थियरी किसकी है, ये कॉन्सेप्ट किसका, इससे संबंधित नहीं आते। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात की जाए रोल कॉन्फ्लिक्ट की तो ये अवधारणा मर्टन ने दी है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन की ये अवधारणा है। अब इसे कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
ठीक है। इसे ऐसे समझिए कि व्यक्ति की दो विरोधी भूमिकाएं हैं जो कि आपस में विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको बताया जा सकता है। ऐसे समझिए कि एक कोई डॉक्टर है, ठीक है, एक कोई डॉक्टर है एंड वे अपने बेटे के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बाहर उनको जाना है एंड जस्ट तुरंत ही कॉल आ जाता है उनको अर्जेंट जाना हो हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो उनकी सिचुएशन होगी वो रोल कॉन्फ्लिक्ट की होगी कि उन्हें उस वक्त कौन सी रोल प्ले करना है, कौन सी भूमिका निभाना है। तो ये जो सिचुएशन होगी वो उनके लिए रोल कॉन्फ्लिक्ट की होगी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अधोगतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सीधी गतिशीलता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक अध्यापक है, इस एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? बताइए सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता होगा। अब देखिए सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशल मोबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का जो व्यवस्थित वर्णन है वो सोरोकिन ने किया था अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में। ये पुस्तक 1927 में पुस्तक आती है। और इन्होंने इनके अलावा अगर हम बात करें अन्य समाजशास्त्रियों के या बहुत से जो समाजशास्त्री थे, उनका यह कहना था कि ये जो सोशल मोबिलिटी होती है, सामाजिक गतिशीलता होती है, ये परिस्थिति स्टेटस को प्रभावित करती है, ठीक है, स्टेटस को प्रभावित करती है। बात करते हैं हम लोग सोरोकिन की, तो जो सोरोकिन है उन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था और इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार भी बताए थे। पहला था क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति या समूह है, ठीक है, उसका पद वही है, स्टेटस वही है और उसके जो बदलाव देखने को मिलता है वो उसके स्थान में होता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं। यानी कि व्यक्ति का पद वही है लेकिन उसके स्थान में परिवर्तन होता है, ये पदमूलक परिवर्तन है, ठीक है। ये जो परिवर्तन कहलाता है ये पदमूलक परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए एक कोई कारखाने में मजदूर काम करता है, एक फैक्ट्री को छोड़ करके दूसरे फैक्ट्री में काम कर रहा है जा करके, ठीक है, दूसरे ज़िले में जा रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है, तो उसका क्या है? स्थान में परिवर्तन है, पद में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। वहीं पर दूसरी ओर जो उन्होंने दूसरा प्रकार बताया वो उद्रक या रैखिक गतिशीलता का है। उद्रक या रैखिक गतिशीलता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या कोई समूह है उसके पद में परिवर्तन आता है, उसके स्टेटस, उसके पोजीशन में परिवर्तन देखने को मिलता है। स्थान में परिवर्तन हो ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्थान में परिवर्तन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके पद और जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन ज़रूर होता है। और ये जो परिवर्तन, ये जो गतिशीलता है इसे ही संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है? जो सोशल स्ट्रक्चर होती है, हमारी जो सामाजिक संरचना होती है वह प्रभावित होती है, ठीक है, क्लियर। अब सोरोकिन ये जो दूसरा वाला गतिशीलता है उद्रक या रैखिक गतिशीलता, इसके भी दो प्रकार बता देते हैं। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता यानी कि जो असेंडिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये व्यक्ति या समूह की जो गतिशीलता है, ये जो परिवर्तन है ये ऊपर की ओर होता है, यानी कि उसके पद में जो परिवर्तन है वो ऊपर आगे की ओर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। जैसे कि कोई क्लर्क है, मान लीजिए वो टीचर बन रहा है, ठीक है, तो ये परिवर्तन ऊपर की ओर जाता है। दूसरी ओर अधोगामी की बात करते हैं, डिसेंडिंग, इसमें परिवर्तन नीचे की ओर होता है, ठीक है। कोई नौकरी करता है, वो सस्पेंड हो रहा है, ठीक है, तो ये नीचे की ओर, ये उसकी जो गतिशीलता है, परिवर्तन है, वो नीचे की ओर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर, ये दो टाइप्स, उद्रक या रैखिक गतिशीलता और दूसरा जो पहला था क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता और उद्रक या रैखिक गतिशीलता सोरोकिन ने बताया। फिर उद्रक या रैखिक गतिशीलता के भी ये दो प्रकार बताते हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसी भी देश में प्रजननता की जो दर है वह प्रभावित होती है।
ऑप्शंस दिए गए हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, मनोवैज्ञानिक कारकों से, जैविकीय कारकों से या फिर उपयुक्त सभी कारकों से। जो प्रजननता की दर होती है वह इनमें से किससे प्रभावित होती है? यहाँ पर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी कारकों से, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह विश्वास है कि विशिष्ट वस्तुओं में वैदिक आत्माओं का निवास होता है, यह कहलाता है जीवात्मावाद, जीववाद, जादू, आध्यात्मिकतावाद। विशिष्ट वस्तुओं में वैदिक आत्माओं का निवास होता है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा जीववाद। जीववाद यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टाइलर का नाम यहाँ पर आता है। टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मावाद या जीववाद का जो सिद्धांत है वो किसका है? टाइलर का है। और टाइलर ने धर्म का व्यवस्थित अध्ययन किस पुस्तक में किया था? प्रिमिटिव कल्चर में। ठीक है, धर्म का जो व्यवस्थित अध्ययन किया था टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया था, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जो जैसे कि टाइलर का सिद्धांत हो गया धर्म की उत्पत्ति का, मैक्स मूलर का जो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, इन सभी का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय ग्रामों को ज्वाइंट तथा सिविलिटी में विभाजित किया? मिलर, एचमैन, मैकमेरियट, एससी दुबे। यहाँ पर राइट ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेनरी मैन हो जाएगा। ठीक है, हेनरी मैन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इनकी जो बुक है एशियंट लॉ है, बुक का नाम क्या है? एशियंट लॉ है। एंड इन्होंने अगर बात की जाए, एक प्रश्न पूछा जाता है गाँव पर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? गाँवों पर, विलेज पर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। और मिलर की बात की जाए तो इन्होंने समूह के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की थी? मिलर ने की थी। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह में विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली घोषित राशि को कहते हैं? दहेज, मेहर, खुला, मुताह। यहाँ पर क्या होगा? मेहर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्य प्रणाली की संगठित व्यवस्था, मानव समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि का माध्यम, सामूहिक अभिभूत, सन्निहित। यहाँ पर क्या होगा? संस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर मानव समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? मैकएवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा है? अर्ध सहभागी समूह। बताइए, चलिए, कई बार बताया गया है क्लासेस में। अर्ध प्राथमिक समूह की जो अर्ध सहभागी समूह है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बताइए। क्वाइसी ग्रुप इसे कहा जाता है, जिन्सबर्ग का है। और जिन्सबर्ग के साथ कौन है? बोटोमोर। ठीक है, दोनों की अवधारणा है। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध सहभागी समूह या अर्ध सहभागी समूह की अवधारणा, अर्ध समूह या फिर अर्ध सहभागी समूह, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें ग्रुप का, ठीक है, समूह के कुछ लक्षण होते हैं और कुछ लक्षण नहीं होते, कुछ लक्षणों का अभाव होता है। जैसे कि इसमें पूर्ण संगठन का अभाव होगा, सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे कि वे एक समूह के सदस्य हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, ठीक है, सेम एज ग्रुप वाले आ जाएंगे इसमें। ठीक है, क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है अर्ध समूह का या अर्ध सहभागी समूह का, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने दिया है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे समूहों में कुछ समूह के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ लक्षणों का अभाव होता है। अब जैसे इसमें पूर्ण संगठन का अभाव होता है, इस ग्रुप में लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि वे एक ही समूह के सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है अर्ध प्राथमिक समूह। अब देखिए यहाँ पर अर्ध प्राथमिक समूह का पूछा जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है किसका? ऑप्शंस में ऑकबर्न, समनर, कूले, हिलर दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? ये अवधारणा किसकी है?
अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? देखिए, अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो जहाँ एक और समाज में हमें दो समूह देखने को मिलते हैं, या समाज दो समूहों में विभाजित होता है। ठीक है, सोसाइटी दो समूह में बटी है। कौन कौन से दो समूह? प्राथमिक और द्वितीयक समूह। वहीं पर इसके विपरीत, इसके इतर C.H. कूले एक अलग समूह की बात करते हैं। इस समूह का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करते हैं। ठीक है, और ऐसे समूहों का जो आकार होता है वो सीमित होता है। जो संबंध होते हैं वे संबंध प्राथमिक समूहों की अपेक्षा द्वितीयक समूह से अधिक घनिष्ठ होते हैं। ठीक है, सोसाइटी दो समूहों में बटी होती है। कौन से दो समूह? प्राथमिक और द्वितीयक समूह। इसके इतर C.H. कूले कहते हैं कि एक ऐसा समूह जिसका निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, और ऐसे समूह का आकार सीमित होता है। संबंध प्राथमिक समूहों की अपेक्षा द्वितीयक संबंधों से अधिक घनिष्ठ होते हैं। ऐसे समूह को कूले ने क्या कहा है? अर्ध प्राथमिक समूह कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, या किसका कहना है? स्मॉल हॉटनरेस, मैरिल एल्ड्रिज, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, या किसका कहना है? ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हॉट एंड रेस। हॉट एंड रेस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मैकेवर की बात करें, इन्होंने किस तरीके से समूह को परिभाषित किया है, तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, ये अपनी परिभाषा में दो मुख्य बातों पर जोर देते हैं। एक तो समूह को कहते हैं कि ये व्यक्तियों का संकलन है और जिनके बीच जो सामाजिक संबंध है वे पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके मध्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, उसे ही इन्होंने क्या कहा? सोशल ग्रुप कहा है। ये याद रखिएगा। ऑगबर्न एंड निमकॉफ किस तरीके से सामाजिक समूह को, सोशल ग्रुप को परिभाषित करते हैं? ये कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और वे इस तरीके से एक समूह का निर्माण करते हैं। ये किसका कहना है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ का कहना है। एंड यहाँ पर आपको बता दिया जाए, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर लॉसलेट। ठीक है, पीटर लॉसलेट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीटर लॉसलेट की बात की जाए तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है फैमिली से रिलेटेड, वो बुक का नाम क्या है? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट। हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट, ये इनकी पुस्तक है। पीटर लॉसलेट, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें पति एवं पत्नी दोनों साथ साथ न रहकर अपने जन्म के परिवार में ही निवास करते हैं, वह परिवार इनमें से कौन सा है? प्रतिशत परिवार, द्विस्थानीय परिवार, समन्वयवादी परिवार, या फिर क्लासिक विस्तृत परिवार? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऐसा परिवार जिसमें पति एवं पत्नी दोनों साथ साथ ना रहकर अपने जन्म के परिवार, यानी कि उनका जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार में रहते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? द्विस्थानीय परिवार कहा जाएगा। जब फैमिली वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया था ना, सब बताया गया था, प्रतिशत फैमिली क्या है, समन्वयवादी, द्विस्थानीय, क्लासिक विस्तृत परिवार क्या है, सब वहाँ पर बताया गया है। आप में से जितने लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैमिली के नाम से वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, सारी क्लासेस आपको वहीं मिल जाएंगी, वहाँ से आप टॉपिक क्लासेस देख सकते हैं। प्रश्न है, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं? ऑप्शंस दिया गया है, भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, या फिर शक्ति। यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए।
सामाजिक पद विशेष रूप से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को इनमें से क्या कहा जाएगा? भूमिका कहेंगे, रोल की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। रोल ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बात की जाए प्रस्तुति एवं भूमिका की, तो प्रस्तुति और भूमिका का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन रॉल्फ लिंटन ने किया था अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में। प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका की बात किसने की है, किसने अध्ययन किया है, वर्णन किया है, व्यवस्थित तरीके से किया है? रॉल्फ लिंटन ने। किस पुस्तक में किया है? द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। पुस्तक सीधे भी पूछ लेते हैं किसकी है और इन्होंने किस पुस्तक में बात की है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। इसके अलावा प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति, ये किसने बताए हैं? तो रॉल्फ लिंटन ने बताए हैं। अब कल के क्लास में एक जो आंसर था वो गलत टिक हो गया था, अर्जित प्रस्तुति मैंने बता दिया था। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, प्रदत्त प्रस्तुति ऐसी प्रस्तुति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। इसमें आपकी एज आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, ठीक है, कास्ट आ जाएगी, ये प्रदत्त प्रस्तुति कहलाएगी। वहीं और दूसरी ओर देखा जाए तो जो अर्जित प्रस्तुति है, इसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, ये अर्जित प्रस्तुति के अंतर्गत आएगी। तो ये जो दो प्रकार है प्रस्तुति के, किसने बताए हैं? लिंटन ने बताए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमिका। और ध्यान रखिएगा, भूमिका गतिशील होती है, ठीक है। प्रस्तुति के साथ साथ भूमिका भी गतिशील होती है और भूमिका प्रस्तुति में निहित होती है। अगर हम चाहें प्रस्तुति से अलग करके हम भूमिका को देखें तो हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। भूमिका प्रस्तुति से अंतर संबंधित होती है। यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के अस्पताल का निर्माण किया है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह उदाहरण है भूमिका विलंघन का, कृत्रिम भूमिका का, मिथ्या भूमिका का या फिर भूमिका विन्यास का। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान है, व्यक्ति है जिसने बहुत सा काला धन संचय कर रखा है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का वो निर्माण भी करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है। ये इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर हो जाएगा कृत्रिम भूमिका। कृत्रिम भूमिका बी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आइए देखते हैं। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सही बताना है, बताइए सही क्या है यहाँ पर? भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और इसके जरिए समाज में जो आवश्यकताएं होती हैं वे पूरी होती हैं। विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है, डी हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ इनमें से क्या है? परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, बी होगा यहाँ पर, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है कहलाती है दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार, बुनियादी भूमिका। बताइए, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर प्रतिनिधि भूमिका हो जाएगा। प्रतिनिधि भूमिका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवधारणा किसकी है? नाडेल की है, ठीक है, नाडेल की अवधारणा है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती हैं वे हैं आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वह इनमें से कौन सी है? सही क्या हो जाएगा? गैर संबंधात्मक भूमिका। गैर संबंधात्मक भूमिका विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड याद रखिएगा, नाडेल ने भूमिका के दो प्रकार बताए थे, एक तो संबंधात्मक भूमिका और दूसरा गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसकी है? नाडेल की है, बी होगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा? एस.सी. दुबे, वाइजर, बी.आर. चौहान, मैककिम मेरिट। जजमानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से किसने लिखा है? तो यहाँ पर वाइजर हो जाएगा, विलियम वाइजर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था पर अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर। ठीक है, इनका यह अध्ययन जजमानी व्यवस्था से संबंधित उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर रहा है। इससे संबंधित इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम द हिंदू जजमानी सिस्टम है। द हिंदू जजमानी सिस्टम है। अब जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो इस पर भी पूरी एक क्लास ली जा चुकी है। इस कॉन्सेप्ट पर जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो ये एक जाति व्यवस्था के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंतर्गत इसमें अलग अलग जातियों के बीच में संविदा का संबंध पाया जाता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाओं या हम कहें वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जजमानी व्यवस्था के बारे में थोड़ा आपको बताया गया। और विलियम वाइजर की बात की जाए यहाँ पर, तो विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर। इनसे संबंधित जो उनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम है। और ये भी याद रखिएगा, विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। प्रकार्यात्मक संस्था किसने कहा है जजमानी व्यवस्था को? वाइजर ने। इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक मानक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सांस्कृतिक रूप से ग्रहित प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है, सामाजिक रूप से स्वीकार प्रतिमान जिनका अनुगमन नहीं किया जाता है, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग परिभाषित किए जाते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों से उनका संबंध, भूस्वामित्व या फिर भूस्वामित्व का ना होना। यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स, इनको पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व से, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आर्थिक के आधार पर कार्ल मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित किया था। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो संचित वर्ग है और जो वंचित वर्ग है, इनके बीच में जो संबंध होता है वो संघर्ष का संबंध होता है। इनकी अवधारणाओं की बात की जाए तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा भी दी है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। मिथ्या चेतना की अवधारणा भी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, ये सारे कंप्लीट कराए जा चुके हैं क्लासेस में, कॉन्सेप्ट एंड थियरीज। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, या किसने कहा है कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान। बताइए, एकता की जो अवधारणा है वह हिंदू धर्म में अंतर्निहित है या किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा एस.सी. दुबे, श्यामा चरण दुबे हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब में, जातियों के बदलते स्वरूप में, जातियों के आधुनिक स्वरूप में, या फिर वास्तविक जातियों में? बताइए। कास्ट सिस्टम की बात की जाए जाति व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया था वो जी.एस. घुरिये ने किया था। किस पुस्तक में उन्होंने कास्ट सिस्टम की बात की है? पुस्तक का नाम कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की बात की थी। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, वर्णन है, वो जी.एस. घुरिये ने ही किया था। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। और जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी जो कि आपको कई बार क्लासेस में बताया गया है। और यहाँ पर वास्तविक जातियां होंगी। ठीक है, डी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, समाज और सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? समाज और सामाजिक संरचना का जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है यह सबसे पहले किसने इस पर बात की? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से हैं? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने बात की है सोशल स्ट्रक्चर की। और सबसे पहले याद रखिएगा, सामाजिक संरचना की बात स्पेंसर ने ही की थी। सबसे पहले किसने की थी? स्पेंसर ने ही की थी सामाजिक संरचना की बात। और इसकी यानी कि सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से भी की थी स्पेंसर ने ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संरचना में निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है? संस्था,
एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह दिए गए हैं। विकल्प में पार्सन्स, दुर्खेम, स्पेंसर, वेबर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना के इन तत्वों की बात किसने की है? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह और उपसमूह हैं ये तत्व। पार्सन्स ने की है। पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। सही नहीं है ये बताना है। ए बी सी सही है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये वेबर की नहीं है, ये दुर्खीम की है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी वेबर की नहीं है, दुर्खीम की है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। ऑप्शंस दे रखे हैं। एक, व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना। कठोर सामाजिक नियम आचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना। नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास ने सांस्कृतिक और पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग डैश के कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया है। ऑप्शंस हैं, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। सही क्या हो जाएगा? एम एन श्रीनिवास की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन पर क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण और जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, उस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। दोनों ही अलग अलग क्लासेस दोनों की ली गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इनका कॉन्सेप्ट है। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको समाजशास्त्र के सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसे मिस मत करिएगा। इन पर भी क्लासेस हो चुकी हैं। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।